Hello everyone, I am Dr. Jay Shirapra, your biology teacher. Welcome you all in today's lecture. In today's lecture, I am going to explain about the Archaeobacteria first. आर्कियो का मतलब होता है एंशियंट और पुराना। तो आर्कियोबैक्टीरिया का मीनिंग हो गया सबसे पुराने बैक्टीरिया और एंशियंट बैक्टीरिया। वैसे बैक्टीरियल स्पीशीज सबसे पुरानी मानी जाती है। ये किंगडम के अंदर जो भी स्पीशीज इंक्लूडेड है मोनेरा किंगडम में या बैक्टीरिया किंगडम में, वो सबसे पुराने लिविंग ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं। द मोस्ट एंशियंट ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि अर्थ में जब इवोल्यूशन शुरू हुआ तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म इमर्ज हुआ था, पहली लाइफ जिस ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई इस अर्थ पर, वो बैक्टीरिया ही थी। आप सब जानते हैं कि अर्थ की प्रिमिटिव कंडीशन एक्सट्रीमली हार्श थी। उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ करता था और उसके साथ साथ बॉइलिंग वाटर था, तो टेम्परेचर भी बॉइलिंग था। और ऐसी हार्श कंडीशन में लाइफ का इमर्ज हो पाना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन फिर भी ऐसी हार्श कंडीशन में भी कुछ लाइफ इमर्ज होके सामने आई और फिर वो इवोल्यूट हुई और आज हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बन चुके हैं। आज जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम हमारे सराउंडिंग में देख पा रहे हैं या जिनको हमने क्लासिफाइड किया है, बायोडाइवर्सिफाइड अर्थ हम देख पा रहे हैं, ये सब कुछ बैक्टीरिया से ही इवोल्यूट होके बना। तो ऐसी प्रिमिटिव कंडीशन की हम बात करें, हार्श कंडीशन की बात करें, हार्श एनवायरनमेंट की बात करें, तो सबसे पहले उस वक्त जो बैक्टीरिया इमर्ज हुए होंगे वो शायद आर्कियोबैक्टीरिया ही होंगे। क्योंकि हम आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि ये बैक्टीरिया एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। आज भी ये पाए जाते हैं अर्थ की ऐसी जगहों पे जहाँ पर मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते। ऐसा कहा जाता है कि अर्थ की हर एक जगह पे बैक्टीरिया होते हैं, एवरीवेयर। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ बैक्टीरिया ना मिले। वोल्केनो के माउथ के पास जहाँ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पर भी वोल्केनी नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और अर्थ की प्रिमिटिव कंडीशन भी कुछ वैसी ही थी। इसीलिए हमारी बिलीफ ऐसी है कि आर्कियोबैक्टीरिया ही वो बैक्टीरिया होंगे जो सबसे पहले शायद इमर्ज हुए होंगे। दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द हार्शेस्ट हैबिटेट्स। ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं वहाँ जनरली कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, जो लिविंग के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती। ऐसी जगहों पर ये बैक्टीरिया मोस्टली पाए जाते, इसलिए थोड़े स्पेशल माने जाते। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स है आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर। सबसे पहला एग्जाम्पल है हेलोफाइल। हेलोफाइल नाम का बैक्टीरिया एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज में पाया जाता है। अब हमें ये लगेगा कि भाई एक्सट्रीमली सोल्टी एरियाज किस तरीके से हार्श कंडीशन में आएंगे या हार्श एनवायरनमेंट का पार्ट हुए। तो मैं आपको बता दूं, सेल्स के अंदर हम जानते हैं कि 60 to 70% वाटर होता है। और जब सेल्स को हम एक्सट्रीमली सोल्टी एनवायरनमेंट में रखते हैं तो सेल के अंदर का जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए बाहर की तरफ चला जाता है और प्लाज्मोलिसिस नाम की एक प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस के रिजल्ट में जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है, उसके अंदर का वाटर कंटेंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और अल्टीमेटली वाटर तो मीडियम है सेल के अंदर चलने वाली हर एक केमिकल रिएक्शंस के लिए, जिसको मेटाबॉलिज्म भी हम कहते हैं। तो सेल्स अपनी रिएक्शंस नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली सेल्स की डेथ हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में भी खुद को सर्वाइव कैसे करना, खुद को कैसे बचाना, ये आर्कियोबैक्टीरिया जानते हैं। इन हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पर बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, ऐसी कंडीशन में रह पाना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि आप सब जानते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर के अंदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। एंजाइम्स कुछ टेम्परेचर के बढ़ने के बाद काम करना बंद कर देते हैं। एंजाइम्स के काम करने के बंद करने की वजह से केमिकल रिएक्शंस भी नहीं हो पाती सेल्स में। और उसके साथ साथ प्रोटीन, लिपिड, ऐसे जो बायोमोलेक्यूल्स है हमारे सेल्स में, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए जैसे स्ट्रक्चर से, बायोमोलेक्यूल से हमारे सेल्स फॉर्म हुए हैं, ये भी धीरे धीरे ब्रेक होने लगते हैं। तो काफ़ी मुश्किल सिचुएशन रहती है। बॉइलिंग टेम्परेचर में इमर्ज हो पाना और उसमें ग्रो हो पाना काफ़ी मुश्किल है, ऐसा कह सकते हैं। पर ऐसी कंडीशन में भी ये बैक्टीरिया ग्रो हो पाते हैं और उनका नाम है थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो वर्ड थर्मल से आया है
और एसिडो इसलिए क्योंकि ये बैक्टीरिया कहीं ना कहीं एसिड प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, और इसलिए वर्ड बन गया थर्मो एसिडोफाइल्स। एक और ऐसे ही बैक्टीरिया की हम बात करते हैं जिसका नाम है मिथेनोजेंस। और ये वर्ड मीथेन नाम के वर्ड से फॉर्म हुआ क्योंकि ये बैक्टीरिया मीथेन प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। ये मोस्टली दो रीजन्स पे पाया जाता है, दो जगहों पे पाया जाता है, और उसमें से पहली है इन मार्शी एरिया। मोस्टली ये मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, दलदल वाले हिस्सों में पाए जाते हैं। और सेकेंड है they are present in the guts of several ruminant animals such as cows and buffaloes। मतलब कि ये कैटल्स के गट्स में पाए जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कैटल सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। प्लांट के सेल वॉल के फॉर्म में सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज सिर्फ और सिर्फ कैटल्स डाइजेस्ट कर पाती है। क्यों? क्योंकि मिथेनोजेंस उनके गट्स में होते हैं और वो उनको हेल्प करते हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में। ह्यूमन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे गट्स में ऐसे बैक्टीरिया नहीं है। मिथेनोजेंस हमारे गट्स में नहीं होते प्रेजेंट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, जिसको बायोगैस भी कहते हैं, फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। जब अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीट करते हैं, रिमूव करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स कैटल्स, तो उनके डंग में भी मिथेनोजेंस होते। गट से थोड़े बहुत मिथेनोजेंस उनके डंग के अंदर आ जाते, और ये डंग को जब हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में, मतलब एनएरोबिकली जब डाइजेस्ट करवाते हैं डाइजेस्टर के अंदर, तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। बायोगैस प्लांट के अंदर ये सारी प्रोसीजर होती है। आप बायोगैस प्लांट के बारे में लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे। और उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। क्योंकि ये बैक्टीरिया मीथेन गैस से प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से इसको नाम हमने मीथेनोजन दिया है। Archaeobacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme condition। हमने समझा कि आर्कियोबैक्टीरिया का ग्रुप एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है, जहाँ पर लाइफ फॉर्म नहीं हो सकती, जहाँ पर लाइफ ग्रो नहीं हो सकती। ऐसी कंडीशंस जो अनफेवरेबल है लाइफ के लिए, वैसी सिचुएशंस में भी ये बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं। और उसके पीछे रीज़न क्या है? उनकी यूनिक सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनके पास डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है बाकी बैक्टीरिया के कंपैरिजन में, जो उनको कैपेबिलिटी देती है हार्श एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करने की। जैसे मैंने आपको फिगर में शो किया है, वोल्केनो दिख रहा है आपको, और वोल्केनो के माउथ के पास एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर रहता है, और ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। पर यहाँ पर भी एक बैक्टीरिया पाया जाता है और उसका नाम है वोल्केनी बैक्टीरिया। अगर आप जाने तो बैक्टीरिया बहुत ही सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म में से है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम लाइफ की बात करें तो बैक्टीरिया के फॉर्म में ही लाइफ इमर्ज हुई थी। तो डेफिनेटली ये बहुत ही सिंपल है, यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर, एक सिंगल सेल ही तो है बस, और वो भी कैसा सेल? एकदम प्रिमिटिव बेसिक सेल स्ट्रक्चर, जिसको हम प्रोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं। तब भी आप देखिए ऐसी हार्श कंडीशन में भी वो खुद को सरवाइव कर लेता है। नेचर यहीं से हमें सिखाना चाहता है कि अगर ऐसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी खुद को हार्श एनवायरनमेंट में बचा लेते हैं और सरवाइव करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर लेते हैं, चेंज के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं, वो कभी हार नहीं मानते, डिमोटिवेट नहीं होते, तो हम तो फिर भी बहुत डेवलप हैं। ये तो सबसे पहले फॉर्म हुए थे, एकदम बेसिक ऑर्गेनिज्म है। हम बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये डोमिनेटिंग भी नहीं है, तो रिसेसिव ऑर्गेनिजम्स है, पर हम डोमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म है। हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है,
नर्वस सिस्टम देखिए कितना डेवलप है हमारे पास, हम सोच सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं। और अगर फिर भी हम हार मान ले या तो फिर डिमोटिवेट हो जाए, तो ये चीज़ गलत है। नेचर समझाती है कि आपसे भी बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो कभी हार नहीं मानते। चेंज के साथ वो खुद भी अपने आप में चेंज करते हैं और उसी वजह से उनका एग्जिस्टेंस बचा रहता है। तो डेफिनेटली यहाँ से हमें मोटिवेशन लेना है कि अगर बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी पीछे हट नहीं करते और कॉन्स्टेंटली खुद को बदलते रहते हैं, डीमोटिवेट नहीं होते, हार्श एनवायरनमेंट में भी खुद को सर्वाइव कर लेते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते।